ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હિન્દી વિષયની અંદર આપણે 5મા પાઠ સુધી પહોંચ્યા હતા. હવે આજે આપણે 6થો પાઠ લઈશું. એનું પહેલું લેક્ચર मेरी बीमारी श्यामा ने ली. इनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी. हरिवंश राय बच्चन, हाँ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं. अपने ज़माने के बड़े अच्छे कवि रहे हैं हिंदी साहित्य में. और अमिताभ बच्चन को भी आप पहचानते हैं, वे अभिनय क्षेत्र में अव्वल नंबर है. साथ साथ वे भी कविताएँ लिखता पढ़ते हैं. इनका सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है. वैसे हरिवंश राय बच्चन ने भी अनेक कविताएँ लिखी हैं अपने समय में, और ये कविताएँ भी बहुत ही बढ़िया कविताएँ थी. जैसे इनके बारे में हम देखें तो उनका जन्म 1907 में हुआ था और उसका निधन 2003 में हुआ. मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सारी कविताएं उनकी हैं. यहाँ मधु का मतलब शराब है, पर ये कविताएं आपको अगर हिंदी विषय के साथ एमए करेंगे हिंदी विषय के साथ, तब ये कविताएं, उनकी कविताएं, पूरी कविताएं पढ़ने को मिल सकती हैं. अभी यहाँ हम हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन कथा देखेंगे. ये उनके जीवन का छोटा सा प्रसंग है, जीवन कथा है. जैसे हम कहते हैं आत्मकथा, अपनी कथा, जीवन कथा. तो देखते हैं उनकी कथा में उन्होंने क्या कहा है. वैसे हरिवंश राय अपने समय में बहुत गरीब थे और साथ साथ बीमार भी रहते थे. उनकी पहली पत्नी थी श्यामा. उनकी पत्नी का नाम है श्यामा. पहली पत्नी थी श्यामा. श्यामा भी पति की सेवा करते करते वे भी बीमार हो गई. अंत में हरिवंश राय जी की बीमारी छू हो गई और श्यामा की मृत्यु हो गई. बड़ी दर्दनाक कहानी उन्होंने लिखी है. अपनी गरीबी का भी वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है. विद्यार्थी मित्रों, आप जब अभी इसी जीवन को निभा रहे हैं या जी रहे हैं, तो आप समझते होंगे या मानते होंगे कि हम बहुत सुखी हैं. जो गरीब हैं उनको पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आ सकती है. और हमारे जीवन में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो हम ऐसे कथाएँ सुनकर, पढ़कर ये अनुभव जरूर कर सकते हैं कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, जीवन की पीड़ा. क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं. सुख तो अच्छा लगता है हर किसी को, पर जब दुख आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं. वे परिस्थितियाँ उनसे सहन नहीं हो सकती है. इस कहानी में हमें यही सीखना है कि कैसी परिस्थिति में हरिवंश राय बच्चन जी जी रहे थे, कितनी बीमारी थी, क्या क्या उनके साथ हो रहा था. बड़ी दिलचस्प कहानी है. विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो सुनते समय पुस्तक अपने हाथ में रखिएगा और मेरे साथ साथ चर्चा में भाग लीजिएगा. तब आपको मालूम होगा कि जीवन क्या होता है और कठिनाइयाँ क्या होती है. विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ. मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि जीवन से परेशान होकर
विपत्तियों का सामना करते करते एक महिला बहुत दुखी हो गई थी। सच्ची घटना है ये। परेशान हो गई थी, इसीलिए वे नर्मदा कैनाल है ना, वहाँ आत्महत्या करने के लिए गई। दूर एक पुलिस वाला बैठा था, उसने देख लिया उस महिला को, उसने रोका, उसको आराम से बिठाया और उनको आत्महत्या का कारण पूछा। विद्यार्थी मित्रों, उस महिला ने अपने जीवन की कठिनाइयों का ऐसा कठिन वर्णन किया कि वे महिला तो बैठी रही और उठकर पुलिस वाले ने आत्महत्या कर दी। ये मैंने समाचार पत्र में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ये कोई जॉक्स नहीं है। पर विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम जीवन की अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं और सुख को याद रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और अगर हमारे सामने सुख हट जाता है और दुखमय परिस्थितियों को याद किया करते हैं तो जीवन कष्टकर हो जाता है। ये दोनों परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती ही है। सुख को भुगतना है और दुख की परिस्थितियों का सामना करना है, जैसे हरिवंश राय बच्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने हाथ में पुस्तक रखिएगा, किताब रखो और साथ साथ मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ रही हूँ और चर्चा भी कर रही हूँ तो ध्यान से सुनो। हरिवंश राय अपने जीवन के बारे में कुछ परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से न था। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी विद्यार्थी मित्रों, आप बराबर गौर से सुनिएगा। दुलराना यानी दोहराना, बार बार उस परिस्थितियों को याद करना। कवि कहते हैं, कवि भी हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को बार बार याद नहीं करता हूँ। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। कई लोग होते हैं जो बीमार होते हैं फिर भी इधर उधर कुछ काम के लिए जाया करते हैं। उनको देखकर यह नहीं लगता कि वे बीमार हैं। अपनी बीमारियों को छुपाकर बड़ी खुशी से जीवन जीते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि सर भी दुखे तो उसको लेकर बैठे रहते हैं, पेट दुखे तो उसको लेकर बैठे रहते हैं। जरा सा भी शरीर में कहीं पर भी थोड़ा सा दर्द होता है तो भी उसको लेकर बैठे रहते हैं और हर किसी से इस दुख का वर्णन करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने शरीर में अगर कोई बीमारी है तो हमें ही भुगतना है, ये हमारा दर्द है। तो किसी को बताने से क्या फायदा। वैसे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन कि अपनी बीमारी के प्रति भी निर्भय थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जो हमारे देश में महान लोग हो गए, जिनकी महानता का वर्णन आए दिन समाचार पत्रों में, मैगजीनों में और कहीं पर भी उसकी माहिती मिल जाती है, उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी ये बातें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमारे जीवन में उसे उतार लेना चाहिए। इनसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है और खुशी से बढ़ता है। दुख आए तो भी हम खुश रह सकते हैं। जैसे यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधी जी की बात की, क्योंकि गांधी जी के एक लेख में उन्होंने क्या पढ़ा था, ये देखिए। उन्होंने पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, बीमार होना अपराध है। विद्यार्थी मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारियों को लोगों को दिखाते रहते हैं और उनसे आश्वासन पाते रहते हैं। ये गलत है, बीमार होना ही नहीं चाहिए। अगर यही बात मैं बोलती हूँ तो अच्छे तरीके से बोलती हूँ, पर शरीर है, अगर कुछ हो भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर उसकी तरफ ध्यान देते ही रहना ये बुरी बात है। वास्तव में हम ऐसे खुराक खाएं, ऐसे समतोल आहार लें ताकि हमारे शरीर में आए दिन
जो विटामिन्स मिलते रहते हैं, इसके कारण हमें कोई बीमारी नहीं होगी। गांधी जी की इन बात से वे कितने प्रोत्साहित हो गए। आप भी मेरी बात से प्रोत्साहित हो जाना। अगर आप अभी बीमार हैं तो उसको ध्यान में न लेना। जितना आप उसकी तरफ ध्यान दोगे उतने बीमार रहोगे, और उसकी तरफ बेध्यान रहोगे तो ये बीमारी भी चली जाएगी। आता रहता है ऐसे समय, पर इस समय को लेकर बैठे रहना और बार बार उसकी बातें करना ये ठीक नहीं है। इससे मनुष्य अपने जीवन में दुखी रहते हैं। ये बड़ी बात कही उन्होंने गांधी जी की बात से। वे इतना अच्छी बातें सीखे कि वे अपनी बीमारी के प्रति निर्भय रहे। आगे देखेंगे लेखक को क्या बीमारी है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। क्या मिला आपको सीखने को? हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और हम अपने शरीर के प्रति ध्यान देंगे तो अच्छा और पौष्टिक आहार लेंगे, और पौष्टिक आहार लेंगे तो शरीर में कोई दर्द या बीमारी नहीं आएगी। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाए तो हमें दंड मिलना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कड़वी गोलियां खाते हैं ना, इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। कभी कभी जो दाखिल हो जाते हैं उसके साथ क्या क्या होता रहता है बीमार के साथ, आप जानते रहते हैं अच्छी तरह। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम होता, बुखार होता, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और मैं अपने काम से काम लेता। काम ही करते रहते हैं। खाट पर लेटने से और बीमारी बढ़ जाती है। मुझे भरे बुट बुखार में, मतलब अतिशय शरीर में बुखार है, फिर भी रात के ट्यूशनों पर जाने की याद है। लेखक कहते हैं कि मुझे इतना बुखार होता रहता था, फिर भी मैं रात के समय पर ट्यूशन करने के लिए जाते थे। तो हमें यह मालूम हो गया कि ये कवि उस अपने समय में ट्यूशन से कमाई करते होंगे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता, और मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार नहीं है? बीमारी तो हर किसी को आती है, अमीर को भी आती है, गरीब को भी आती है। लेखक यहाँ गरीब है। बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है। लेखक मानते हैं कि जितना बुखार मुझे आता उतना ज़्यादा मैं काम करता, इसीलिए उनके लिए ये बुखार प्रेरक है, सहायक है, प्रोत्साहक है, एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है। ताप मतलब जलन, पर यहाँ ताप का मतलब है और ज़्यादा काम करना, जिसमें घल पिघल कर मेरा हृदय ढलता है। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर उच्छलित करती है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता हूँ। जब बुखार होता है तो मैं जैसे वैसे काम कर लेता हूँ, ये नहीं है। सब काम, हाँ, अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। ये आपको समझना जरूरी है। आपके अभ्यास में भी आपकी कोई बीमारी रुकावट नहीं बननी चाहिए। लिखते ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए। हल्के बुखार में भी मेरे सब काम हस्ब मामूल होते थे, और मैं भी हूँ, होते थे। हाँ, कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता, जी हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, ये ब्रिटिश लेखक हैं, उनकी आत्मकथा उन्होंने पढ़ी और क्या लिखा था उसमें
कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था और अच्छी कहानियाँ लिखता था। और का मतलब समझते हो, उससे भी बढ़िया। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है वह कैसे बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न दूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें, ये कहानी में उनकी दो चट्टानें और सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टान और सिस्फस बरक्स अनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। विद्यार्थी मित्रों, उन्होंने बुरे बुखार में भी तपते हुए शरीर के साथ उन्होंने दो कहानियाँ और लिखी थी, तब उन्हें पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। जब मैं अपनी जवानी पर था, लेखक उस समय जवान थे, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमार को पराजित कर देता था। बुखार शुखार आखिर कितने दिन चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। ये कहावत है, मार के पीछे भूत भागे। उसका उन्होंने कहावत को अपने तरीके से लिया। कैसे लिया? काम के पीछे बुखार भागे। ये तो अपनी कहावत है, पर मूल कहावत क्या है? मार के पीछे भूत भागे कहावत है। उसका मतलब है निर्लज या दुष्ट व्यक्ति मार खाए बिना नहीं रहते। कहावत का अर्थ है, दुष्ट और निर्लज व्यक्ति मार खाते हैं, और मार खाते हैं तब उसको कोई भी बात समझ में आती है। विद्यार्थी मित्रों, आप तो ऐसे बुद्ध नहीं है ना, आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो दुष्ट नहीं कहलाओगे, बराबर है। और अगर आप निर्लज है, दुष्ट है, 1000 बात करने पर भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं या अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार खाना ही पड़ेगा। कभी कभी माता पिता भी अपने पर हाथ उठा सकते हैं, उठाए होंगे, या कोई भी डांट आपको पड़ी होगी। तो ये हमारा व्यक्तित्व है कि हम मार खाते हैं तब भी काम करते हैं। पर लेखक कहते हैं कि मार के पीछे भूत भागे। जब मार पड़ती है तो अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। आमदनी यानी आवक, ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत, और पैसों की ज़रूरत होने के कारण किताबों की बिक्री भी करते थे। उस समय अपनी किताब लिखते थे और बेचा करते थे, उससे भी आमदनी होती थी। कर्ज भी बढ़ गया था सिर पर। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने भी चला, और जुलाई महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था, क्योंकि अब जाने की हिम्मत नहीं थी। ज़्यादा बुखार था, बहुत बीमार थे, दिन भर स्कूल में पढ़ाते रहते थे। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 या 102 डिग्री के बीच आता था। कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बांटू। एक होम्योपैथिक कर रहा था, होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे वे। कभी कभी सोचता था, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? टीबी,
तपेदिक यानी टीबी हो गया है, तो एलोपैथिक का इलाज अपने बूते के बाहर है। यानी जो अंग्रेजी दवा है वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। क्या उस समय मेरी जीवा यानी जीवा पर सरस्वती बैठी थी, जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? मतलब उस समय श्यामा को भी बुखार आता रहता था, पर श्यामा स्वस्थ लग रही थी। किस कारण? अपने पति के कारण। इसीलिए पति अच्छी तरह समझ गए थे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, इसलिए श्यामा स्वस्थ है। बाकी वे स्वस्थ नहीं थी, वे भी तो बीमार थी। श्यामा का बुखार, हाँ, इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं पाई थी। मतलब उनको भी ज्वर था, ताव था, बुखार था, फिर भी वे अपनी बातें नहीं कर रही थी, अपनी बीमारी छुपा रही थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। पति की चिंता थी, पत्नी को, श्यामा को, हरिवंश राय बच्चन को, इसीलिए वे अपनी बीमारी छुपा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया हो, वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि मेरे सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो ही जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाए, यानी जांच करवाए, टेस्ट करवाए। मैंने टाट मटोल की, मतलब टाला उस बात को कि मुझे ये टेस्ट नहीं करवाना है। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना, बहुत बड़ा आदेश करना, मुहावरा है। मतलब पत्नी की बातें ब्रह्मास्त्र जैसे ही होती हैं, ठीक है ना? क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसकी पत्नी ने कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर से न दिखलाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। यही होती है पत्नी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर मुखर्जी को वही था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण है, क्षय यानी टीबी। नुस्खा उन्होंने लिख कर दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर मेरी पूरी तरह आराम करने को कहा मुझे। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि नुस्खे करते करते अगर मुझे मौत आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? क्या मेरी विदा का समय आ गया था? लेखक अपनी मौत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उसे लग रहा है कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। क्या इतने दिनों के लिए आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने आया था? इतने दुख संकट उठाने पड़े मुझे? ये सारी बातें उसे चिंतित कर रही थी। स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी, ये उनकी काव्य पंक्ति है। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला। अब लेखक को लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसका ध्यान मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। मर्मवेदी यानी हृदय को छूने वाला, हृदय को छूने वाला प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था? वैधव्य यानी विधवा। बिना पति की स्त्री अथवा ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया, ऐसी स्त्री जिसका पति मर जाता है, ऐसी स्त्री को वैधव्य कहते हैं, यानी विधवा कहते हैं। श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा था, ऐसी चिंता लेखक हरिवंश राय को बार बार आने लगी है। बहुत बीमार है, क्षय का आक्रमण लग रहा है,
इसीलिए वे ये चिंतित हैं। तो आज का एक प्रकरण चैप्टर 6 लेक्चर 1 पूर्ण होता है। नमस्कार।